हाय बच्चों, मैं हूँ सुनील मैडम। आपको पढ़ाने चल रही हूँ आज शिक्षा में मनोविज्ञान का योगदान। यानी मनोविज्ञान का क्या योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में, आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि इसका आज का जो टॉपिक है वो क्या है बच्चों। तो वह है कि मनोविज्ञान का शिक्षा में योगदान, यानी मनोविज्ञान का शिक्षा में क्या योगदान है। आइए हम लोग देखते हैं एक एक पॉइंट को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आपका है कि जो शिक्षा होती है, देखो पिछले वीडियो में हम आपको बताए हैं कि शिक्षा और मनोविज्ञान क्या है, एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती है। जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू हैं और एक पहलू क्या है, घिस गया है या ख़राब हो गया किसी कारणवश, तो क्या होता है वो सिक्का कभी भी चल नहीं सकता, यानी उसका कोई अस्तित्व तो नहीं रहता। उसी प्रकार यदि शिक्षा है मनोविज्ञान नहीं है तब भी क्या है, अधूरा है, और मनोविज्ञान है शिक्षा नहीं है तब भी वह दूसरा पक्ष अधूरा है, यानी एक सिक्के के दो पहलू इसीलिए कहा गया। तो आइए देखते हैं कि क्या योगदान है। तो एक लाइन आप कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का निम्नलिखित योगदान है। पहला जो है वह है, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट आपका है कि बालक का महत्व, यानी जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान का शिक्षा में महत्व जो है, तो शिक्षा में क्या महत्व, सबसे पहले ज़रूरी इम्पॉर्टेंट है कि बालक को इम्पॉर्टेंट, यानी इम्पॉर्टेंट मानता है कौन, मनोविज्ञान। यदि शिक्षा है, आप शिक्षित करना चाहते हैं किसको, बालक को, तो सबसे ज़रूरी क्या होता है, बालक ही इम्पॉर्टेंट है। कहा जा सकता है कि वैदिक कालीन जो शिक्षा थी वो महत्व किसको देता था, वो शिक्षा को, यानी शिक्षार्थी तो होते थे लेकिन जो शिक्षा का आधार माना गया कि किसके आधार पर पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाए, तो उस समय जो आधार हुआ करता था वो शिक्षार्थी नहीं होते थे, बल्कि वो क्या होते थे, वो शिक्षक होते थे। लेकिन अब मनोविज्ञान विषय जब से हुआ, ये बालक को इम्पॉर्टेंट मानता है, यानी बालक की रुचि, व्यक्तिगत विभिन्नता आदि के आधार पर क्या किया गया, बालक को महत्व दिया गया। बालक के आधार पर ही, उसकी रुचियों के आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जा सकता है, क्योंकि बालक जो चाहे वह अपने सामर्थ्य के अनुसार पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकता है। मनोविज्ञान क्या करता है, बालक की रुचियों का पता लगाता है, बालक के व्यक्तित्व का पता लगाता है, बालक के सामर्थ्य का पता लगाता है, और शिक्षा उसके अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण करके उसके व्यवहार को परिवर्तित करती है। आइए दूसरे पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। जो आपका दूसरा पॉइंट है वो है आपका बालक की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। क्या है, बालक की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। तो आइए हम लोग देखते हैं कि शिक्षा विभिन्न अवस्थाओं का पता किसके माध्यम से लगाती है, तो मनोविज्ञान के द्वारा। किसके द्वारा, मनोविज्ञान के द्वारा। मनोविज्ञान कहता है ना कि शिक्षा के दृष्टि से बालक की कितनी अवस्थाएं मानी गई हैं, तो बालक की मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं मानी गई। कितनी, 4 अवस्था। अब 4 अवस्था कौन कौन सी है या हम लोग देखते हैं। तो पहली है शैशवावस्था, दूसरी बाल्यावस्था, तीसरी किशोरावस्था और चौथी प्रौढ़ावस्था। शिक्षा की दृष्टि से वैसे तो भारतीय दार्शनिकों ने इसे 7 भागों में बांटा है, लेकिन जो शिक्षा की दृष्टि से हमें जन्म की पूर्व की अवस्था यानी गर्भावस्था से कोई मतलब नहीं है। हमें शिक्षा की दृष्टि, क्योंकि बालक को शिक्षित करना है और मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है, तो बालक जन्म के बाद ही उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो 4 अवस्थाओं का पता कौन लगाता है, मनोविज्ञान। और उसमें बालक उन अवस्थाओं में, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, उन अवस्थाओं में व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, कहीं मेल फीमेल के आधार पर, तो कहीं उनके कैपेसिटी के आधार पर, कहीं पर शारीरिक बनावट, कोई बच्चा स्वस्थ है, कोई कमज़ोर है, आदि कारणों से क्या करता है, मनोविज्ञान उस बालक का पता लगाता कि इसे किस प्रकार के शिक्षा की आवश्यकता है, इसके लिए कैसे पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाए। क्षेत्र भी अलग होते हैं, इन सब का जो पता लगाता कौन, मनोविज्ञान। लेकिन शिक्षा क्या करता है, शिक्षा
जब मनोविज्ञान इन सब का पता लगाता है तो शिक्षा उसके अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण करके उस बालक को शिक्षित करता है। इसलिए शिक्षा में मनोविज्ञान का विशेष महत्व है। यदि शिक्षा होती है लेकिन यदि उसकी विभिन्न अवस्थाओं का पता न चल पाता तो क्या होता, शायद उस बच्चे का जो सर्वांगीण विकास का लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो पूर्ण ना हो पाता। आइए अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। जो आपका अगला टॉपिक है वह है बालक की रुचियों एवं मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन। बालक की रुचियों और मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन। आइए हम लोग देखते हैं कि ये क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान करता है बालक की रुचियों एवं मूल प्रवृत्तियाँ। उसकी मूल प्रवृत्तियाँ को क्या है, देखिए कभी कभी होता है कि हम बहुत कोशिश करते हैं कि बालक इस चीज़ को सीखे लेकिन वो नहीं सीख रहा। क्यों? वही कारण है क्योंकि उसमें रुचि वह नहीं ले रहा। और रुचि नहीं ले रहा, इसका कारण क्या है कि उसकी मूल प्रवृत्तियाँ यानी जो स्वाभाविक उसका व्यक्तित्व है वो अलग है। वो कुछ और सीखना चाहता है। आप मैथ पढ़ाना चाहते हैं लेकिन वो बच्चा किस में इंटरेस्ट ले रहा है, वो बच्चा खेल में ले रहा है या फिर कोई साहित्यिक विषय में ले रहा है। तो बच्चा क्या है, बहिर्मुखी है। और आप क्या मैथ और साइंस पढ़ाना चाहते हैं कि इसमें आने वाले बच्चे अंतर्मुखी होते हैं, लगभग अंतर्मुखी होते हैं। तो बच्चे रुचि नहीं लेंगे। क्यों? और रुचि नहीं लेंगे तो उनका सर्वांगीण विकास का जो उद्देश्य है शिक्षा का वह कभी पूर्ण नहीं होगा। तो सर्वांगीण विकास के उद्देश्य की प्राप्ति हो और बच्चा क्या हो, आगे बढ़े, ये शिक्षा करती है। लेकिन किसके माध्यम से? शिक्षा मनोविज्ञान, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान ही है जो उसकी रुचियों और मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन करता है। आइए अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। आपका अगला टॉपिक है बालक की विभिन्न योग्यताओं का अध्ययन। यानी बालक के अंदर कौन कौन सी योग्यताएं हैं, बालक कैसे आगे बढ़ना चाहता है, किस क्षेत्र में योग्यता रखता है, वो आगे बढ़ सकता है। इन सब का पता किसके द्वारा? मनोविज्ञान, क्योंकि मनोविज्ञान क्या है? मानव व्यवहार का अध्ययन। और उसके व्यवहार से ही पता चल जाता है कि कौन कौन सी योग्यता रखता है। कभी कभी बच्चे होते हैं, एक बात का विशेष ध्यान रखना कि कोई ज़रूरी नहीं कि प्रतिभाशाली बालक ही विशिष्ट बालक यानी प्रतिभाशाली बालक सृजनशील बालक हो। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे शिक्षा के क्षेत्र से दूर होते हैं लेकिन फिर भी योग्यता रखते हैं। वो बहुत ज़्यादा क्या है, टैलेंटेड होते हैं, किसी ऐसे क्षेत्र में आगे होते हैं कि सबको मात दे सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि विद्यालय जाकर ही सीखें। इसलिए क्या करते हैं, मनोविज्ञान बालक के व्यवहारों का अध्ययन करके उनकी योग्यताओं का पता लगाता है। और शिक्षा क्या करती है, उन्हें ट्रेंड करती है, सिखाकर उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचाती है। और जो सर्वांगीण विकास का उद्देश्य रखा गया है उसे पूर्ण करती है। फिर है पाठ्यक्रम। फिर क्या है आपका अगला टॉपिक है पाठ्यक्रम। अगला टॉपिक क्या है? पाठ्यक्रम है। अब पाठ्यक्रम का हम निर्धारण कैसे करते हैं? तो पाठ्यक्रम का जो निर्धारण होता है वह मनोविज्ञान के आधार पर, जैसे आगे आपको ऊपर बता चुके हैं आपको कि जो शिक्षा है वो क्या करता है, वो व्यवहार का अध्ययन नहीं करता बल्कि जो अध्ययन किए हुए व्यवहार है उसमें परिवर्तन लाता है। जो व्यवहार का पता चल गया, उनकी कमियों का पता चल गया, उनकी अच्छाइयों का, कमियां ही नहीं, कभी कभी अच्छाइयाँ होती है कि बालक को उस क्षेत्र में बहुत अच्छा है तो उस क्षेत्र में अच्छा है लेकिन उसे वह इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, वहाँ तक पहुँचाने का कार्य शिक्षा करता है ताकि बच्चा क्या करे, अपने भविष्य का निर्माण करने में सफल हो और पूर्ण रूप से क्या हो, उसके शिक्षा का जो सर्वांगीण विकास का उद्देश्य है वह भी पूर्ण हो। और ये सब किसके द्वारा हो पाता है? मनोविज्ञान के द्वारा। आइए आगे देखते हैं। अगला जो टॉपिक आपका है वह है पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का अध्ययन। पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का अध्ययन। अब जो पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाएं हैं, देखिए पाठ्य संबंधी क्रियाओं का अध्ययन, इन जो ऐसा पाठ है
आप पाठ्य मीन्स आपका सिलेबस जो निर्धारित किया गया है, उनसे संबंधित कुछ एक्टिविटीज़ होती है। जैसे आप साइंस लिए हैं तो लैब में ले जाना, और क्या करना, आपसे प्रैक्टिकल करवाना, या बच्चे होम साइंस लिए हैं तो उनमें सिलाई बुनाई कढ़ाई करवाना, ये आदि जो होते हैं ये सब किसके द्वारा हो पाते हैं? पाठ्यक्रम संबंधी जो क्रियाएं रखी गई हैं वो मनोविज्ञान के द्वारा निर्धारित किया जाता है। किस पाठ्यक्रम में कौन सी क्रियाएं कराई जाएं जिससे बालक क्या करे, अधिक से अधिक रुचि ले उस कार्य में, और यदि रुचि लेगा तभी कार्य को सफलतापूर्वक वह संपन्न कर पाएगा। अन्यथा वह जब रुचि नहीं लेगा तो संपन्न नहीं कर सकता, उस कार्य से दूर भागने लगेगा। अगला टॉपिक आपका है सीखने की क्रियाओं का अध्ययन। अगला टॉपिक क्या है? सीखने की क्रियाओं का अध्ययन। तो सीखना शिक्षा के द्वारा होता है, लेकिन क्रियाओं का अध्ययन मनोविज्ञान कराता है कि कौन कौन सी क्रियाएं कराई जाएं, और उन क्रियाओं का अध्ययन हम किस में करते हैं? मनोविज्ञान के द्वारा करते हैं कि बालक कैसा व्यवहार करता है और किस व्यवहार के लिए हमें कौन सी क्रिया को अपनाना चाहिए जिससे वह अपने ही व्यवहार के द्वारा अच्छे से अच्छे व्यवहार रखते हुए और कार्य को संपन्न कर दे। मीन्स जैसे कभी कभी होता है ना कि आपने देखा होगा कि बालक या हम मनुष्य की बात नहीं कर रहे, मानव की बात नहीं कर रहे हैं, क्रियाओं के द्वारा तो हम पशु पक्षियों को भी ट्रेंड कर देते हैं। क्रियाओं के द्वारा किसके? पशु पक्षियों को, कि कभी कभी देखते हैं उनका नेचर क्या है, वो क्या करते हैं, और जो कुछ करना चाहते हैं, जैसे कुत्ता होता है 2 पैरों पे खड़ा हो सकता है, तो हम क्या करते हैं उसे थोड़ा सा और ऊपर कुछ दिखाते हैं, ऐसे वो लेने की कोशिश करता है, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर, इस तरह क्या होता है वह एक दिन सीख ही जाता है, 2 पैरों पे पूरी तरह खड़ा होने लगता है। तो कहने का अभिप्राय ये है, मेरा आपको भटकाने का मकसद नहीं है कि जो सीखने की क्रियाओं का अध्ययन लिखा गया है ये मनोविज्ञान ही सिखाती है कि हमें बालक किस प्रकार क्या करता है, और जिस प्रकार वह क्रियाएं करता है उसके क्रियाओं का अध्ययन करके हम क्या करते हैं, उसे सिखाना प्रारंभ करते हैं कि बालक क्या कर रहा है। प्रतिदिन हम देख रहे हैं, है ना, या बच्चा रहता नहीं दौड़ता है, रहता नहीं दौड़ रहा है, तो क्या हुआ, ये दौड़ने की जो क्रियाएं हैं ये व्यवहारिक क्रियाएं, और इनका अध्ययन कौन कर रहा है? मनोविज्ञान कर रहा है। कौन कर रहा है? मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान बता रहा है कि बच्चे का नेचर है कि वो 10 मिनट में क्या करता है, खड़े होकर दौड़ आता है, तो मतलब कहीं ना कहीं उसकी दौड़ में रुचि है, उस खेल प्रतियोगिता में रुचि है। अब इस क्रियाओं का अध्ययन हमें मनोविज्ञान बताया। अब मनोविज्ञान बता दिया तो शिक्षा ने क्या किया, उसके लिए पाठ शाहगामी क्रिया एक रख दी। क्या रख दी? पाठ शाहगामी क्रिया, कि मतलब बच्चे को शिक्षा तो दी जाए, क्योंकि बिना शिक्षा के बेकार है, ज्ञान भी आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ उस क्षेत्र से भी जोड़ा जाए जिसमें वह विशेष रुचि लेता है। तो इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर एक जागरूकता होगी कि अरे 1 पीरियड पढ़ ले, 2 पीरियड पढ़ ले, तीसरे पीरियड में हमें खेलना है, हमें अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ना है। तो इससे क्या होगा, बच्चा जागरूक होगा, और इसी प्रकार क्या होगा, शिक्षा का उद्देश्य भी पूरा होगा, क्योंकि सर्वांगीण विकास है, उसका कोई एक क्षेत्र अधूरा न रह जाए। फिर अगला टॉपिक है आपका शिक्षण विधियों का अध्ययन। शिक्षण विधियों का जो अध्ययन है वह भी मनोविज्ञान ही सिखाता है कि कैसे विधियों का चुनाव करें जिससे क्या हो, हमारी शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण हो। किस विधि से बालक, देखो कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं कि वो किसी बात को आप पढ़ाओ तो पढ़ते नहीं है, लेकिन यदि चित्र दिखा दो तो उनका ध्यान थोड़ा उस तरफ जाता है, और चित्र के माध्यम से आप समझाइए तो फिर कभी कभी होता है खेल विधि। आपने देखा मारिया मॉन्टेसरी की जो विधि है खेल विधि, इससे बच्चे क्या आज भी लागू है कि बच्चे छोटे होते हैं, बोलने में थोड़ा असमर्थ होते हैं, तो वो खेल के द्वारा बता देते हैं कि बच्चे कितना है, 1 है, 2 है, 4 है, 10 है, फिर ये क्या है, कलर का चुनाव करके बता देते हैं कि ये तो इस कलर का है। मीन्स बहुत सारी विधियां हैं, वो हमें शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही मिलती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा में विशेष योगदान है। फिर अगला टॉपिक आपका है मूल्यांकन की नई विधियां। मीन्स हमें जांचने की वही पुरानी परंपरागत पद्धतियाँ नहीं अपनाना चाहिए कि पता चली कि हम बच्चों के पेपर ले लिए, बच्चे हो सकता है बच्चे लिखने में असमर्थ हों लेकिन उन्हें सब आता हो, तो हमें अलग से कुछ मूल्यांकन की
पद्धति रखनी चाहिए, कुछ नई विधियों को अपनाना चाहिए ताकि उनका सर्वांगीण मूल्यांकन हो सके। किसी एक क्षेत्र का मूल्यांकन करके हम कभी नहीं पता लगा सकते कि बच्चा प्रतिभाशाली है, विशिष्ट है या फिर जो है सृजनशील है। इन सब का पता लगाने के लिए हमें मूल्यांकन की नई नई विधियों को अपनाना चाहिए। आइए अगला टॉपिक देखते हैं, शिक्षा के उद्देश्य की सफलता। जो शिक्षा का हमने बताया ना कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बालक का सर्वांगीण विकास करना। पहले की जो वैदिक कालीन शिक्षा थी हमने छोड़ दिया था अधूरा। वैदिक कालीन शिक्षा शिक्षक और शिक्षार्थी दो लोगों के उस पे चलता था। दो ध्रुवीय प्रक्रिया थी। उसमें पाठ्यक्रम का कोई आधार नहीं, पाठ्यक्रम नहीं था। मीन्स उस समय या तो हम कह सकते हैं कि अभाव था, सीधे कह सकते हैं जब अभाव था, कोई पाठ्यक्रम था नहीं, तो शिक्षक भी स्वतंत्र होता था, जो उसकी इच्छा होती थी और जिस दिन जो चाहता था वो पढ़ा देता था। और बच्चे भी क्या होते थे, बच्चे उनकी बातों को कंठस्थ या पढ़ने के लिए मजबूर होते थे, वो पढ़ते थे। इस प्रकार उस समय जो शिक्षा होती थी पूर्ण रूप से शिक्षक केंद्रित होती थी। वह जैसे चाहे मनमाने ढंग से जिस समय चाहे उस समय बच्चे को पढ़ाए और बच्चे को पढ़ना ही होता था। यदि नहीं पढ़ पाता था, कंठस्थ कर पाता था, तो उसे फेल कर दिया जाता था और वो बच्चा क्या अपने आप को शिक्षा से वंचित कर लेता था, यानी दूर कर लेता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज क्या है, शिक्षक, शिक्षार्थी और प्लस पाठ्यक्रम त्रिध्रुवीय प्रक्रिया हो गई है। शिक्षक के बीच में एक पाठ्यक्रम रखा गया और इसे जॉन डेवी ने रखा, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। उन्होंने कहा सिर्फ शिक्षक और शिक्षार्थी दो अंग काफ़ी नहीं है, बीच की प्रक्रिया होनी चाहिए जिससे बालक का सर्वांगीण जो शिक्षा का उद्देश्य है वो पूर्ण हो सके। यदि पाठ्यक्रम को निर्धारित नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, बच्चा जरूरी नहीं है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है और सभी बच्चे एक क्षेत्र में समान हो। इसलिए वो अपनी रुचि, अपनी योग्यता, अपने सामर्थ्य के अनुसार यदि पाठ्यक्रम का चुनाव करेंगे तो क्या होगा, वो अपनी रुचि के अनुसार पढ़ाई प्रारंभ करेंगे और ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे। और ये जो पाठ्यक्रम का आधार बनाया गया वो शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर ही बनाया गया। तो धन्यवाद बच्चों, अगले वीडियो में हम आपको पुनः मिलते हैं। धन्यवाद। तो बच्चों, ये शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में मनोविज्ञान का योगदान, उससे संबंधित परिभाषा है। आइए हम लोग देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्किनर के शब्दों में सबसे पहले देते हैं कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। दूसरी परिभाषा किसने दिया है, वी.एन. झा के शब्दों में वी.एन. झा ने दिया है कि शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतया मनोविज्ञान पर निर्भर है। यानी कि जो शिक्षा है वो पूर्ण तभी मानी जाएगी जब मनोविज्ञान शामिल होगा। कहने का मतलब मेरा है कि मनोविज्ञान ही वह विषय है जिसके द्वारा बालकों की रुचि, बालकों का सामर्थ्य, बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नता या मेल फीमेल के आधार पर उनका सामर्थ्य और उनकी विभिन्नता और उनकी योग्यता आदि का पता लगाकर ही शिक्षा क्या करती है, शिक्षा प्रदान करती है। तो ये परिभाषा रही, वेरी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू बच्चों।